गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनिया कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 1 पाठ 4 सुमित्रानंदन पंत कवि का पार्ट 3 लेकर के मैं गायत्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुल्तान राम घसिया आज विद्यार्थियों वे आँखें कविता काव्यांश संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के 2 पार्ट थे, उनमें हमने लगभग आधी कविता को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। वे आँखें काव्यांश में सुमित्रानंदन पंत ने है वो क्या कहा है। आज अपन बात करेंगे ये दवा दर्पण के है ना। बिना दवा दर्पण के गरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। फिर इसके बाद में देखते हैं, घर में विधवा रही पतु है। घर में विधवा रही पतु है, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मर गई एक दिन। है ना। यहाँ तक का अपन अर्थ जानेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए ये अपना आज का काव्यांश है वो कौन सा हो गया, 4 नंबर का हो गया ये। ठीक है, आइए जहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं वहाँ आइए। है ना, ये आपका 4 नंबर का है ना। इसके शब्दार्थ वगैरह है वो मैंने पूर्व के पार्ट में ही कंप्लीट कविता के करवा दिए थे। आज अपन प्रसंग से है वो फिर से आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों आइए सबसे पहले अपन इस काव्यांश का प्रसंग जानते हैं। ठीक है, तो प्रसंग क्या होगा, वही शुरुआती दौर वाला कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। एक बार फिर से प्रसंग सुने। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। ठीक है, अब करेंगे इसकी व्याख्या। ठीक है, अब व्याख्या सुनो। बिना दवा दर्पण के गहनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। देखो क्या हुआ किसान के साथ में कि भाई जमींदार हैं, साहूकार हैं, वो किसान का शोषण तो कर ही रहे थे। तो पारिवारिक स्थिति है वो किसान की नाजुक हो चुकी थी। तो पारिवारिक स्थिति है वो नाजुक होने के कारण बिना दवा के, है ना, बिना दवा के है वो पत्नी है वो घरनी पत्नी घरवाली मर गई, है ना, स्वर्ग चली गई, आँखें आती भर। ठीक है, तो उसका इलाज भी नहीं करा पाया।
तो ये दुख जब इसको किसान को याद आता है तो उसके आंखें भर आती है दुख के कारण। और क्या हुआ किसान के साथ में, सुनो। देख रेख के बिना, है ना, और देख रेख के बिना दुधमुही एक किसान की छोटी बिटिया थी, है ना, किसान की छोटी बिटिया थी। तो अब उसकी माँ ख़त्म हो गई है, तो बिटिया 2 दिन बाद मर गई। तो दूध के अभाव में है किसान की बच्ची है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब आगे देखते हैं। घर में विधवा रही पतु। अब किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू बची लक्ष्मी थी। वैसे, है ना, वो क्या कैसे थी, लक्ष्मी थी। लेकिन यद्यपि पति गातिन, लेकिन उसके पति को, है ना, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। अरे उसका पति ख़त्म हो गया तो अपने समाज में, है ना, प्राचीन समाज में, आधुनिक समाज में आज भी वही बात है कि किसी पत्नी का पति मर जाता है, किसी पत्नी का पति मर जाता है तो उस पत्नी को क्या ताने मारे जाते हैं कि पति गातिन, कि अरे अपने स्वामी को, पति को खा गई, है ना, ऐसा बोलते हैं। हाँ, सरपणी है ये, डाकिन है ना। यद्यपि पति गातिन पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, और उसको पत्नी का क्या माना, है ना, पत्नी को क्या बना दिया गया, हत्यारा बना गया, है ना, पत्नी को है वो हत्या का जिम्मेदार बना दिया गया। जिसके कारण एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूटी। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार बिखर गया। अब एक बार पुनः मैं इसका भावार्थ शुरू से बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए, किसान की पारिवारिक स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि जब किसान का परिवार आर्थिक मजबूरी में हो गया तो बिना, है ना, दवा के अभाव में उसकी घरवाली की मृत्यु हो गई। और यह दुख जब किसान याद करता है तो उसकी आंखें भर आती है। और देख रेख के बिना, अब किसान की घरवाली की मृत्यु हो गई तो उसके एक छोटी बिटिया थी जो दूध पीने वाली थी। माँ के दूध के अभाव में 2 दिन बाद में वो बिटिया भी मर गई। नन्ही सी बच्ची भी 2 दिन बाद में मर गई। अर्थ समझ में आया क्या, कि कवि सुमित्रानंदन पंत किसान की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि बिना दवा, है अर्थात दवा के अभाव में किसान की घरवाली की मृत्यु हो जाती है। किसान है वो अपनी पत्नी की याद करता है तो दुख के कारण उसकी आंखें भर आती है। और किसान के दूध पीने वाली बिटिया थी तो माँ का दूध न मिलने के कारण 2 दिन बाद में वह बिटिया भी मर जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। घर में विधवा रही पतहु, और घर में है वो उसकी पुत्रवधू, है ना, विधवा होकर बच जाती है। वैसे तो वह लक्ष्मी के समान थी, लेकिन उसके पति की मृत्यु होने के कारण उसको पतिघातिन की संज्ञा दे दी गई, अर्थात पति की हत्या का जिम्मेदार पत्नी को बना दिया गया। और एक दिन है वो कोतवाल के कारण, है ना, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। एक दिन कोतवाल ने उस, है ना, विधवा पुत्रवधू को
बुलाया गया और उसके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया तो वह शर्म के मारे है वो कुएं में डूब करके अपनी जान गवा देती है, अर्थात आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया था। ठीक है विद्यार्थियों, ये इसका भावार्थ हुआ। अब विशेष की बात करते हैं, तो इसका विशेष जानिए विद्यार्थियों। नंबर 1 लिखो, इधर लिख देता हूँ 4 का विशेष। नंबर 1 पॉइंट है ना, नंबर 1 पॉइंट लिखो, किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का वर्णन। किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का वर्णन। नंबर 2 लिखिए विशेष में, आंखें भर आना मुहावरे का प्रयोग। आंखें भर आना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नंबर 3 में आइए, अनुप्रास अलंकार किसमें, दवा दर्पण 2 दिन। दवा दर्पण 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है। और खड़ी बोली है, खड़ी बोली संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। नंबर 5 एक और लिख लो, फिर बहुत हो जाएंगे। पुलिस के कोतवाल के अत्याचार का वर्णन है। कोतवाल कह दो या पुलिस कह दो, के अत्याचार का वर्णन है। ठीक है। अब अपन करेंगे 5वां काव्यांश। कविता का कौन सा काव्यांश, 5वां काव्यांश है। ठीक है। चलो आइए पढ़ते हैं। 5वां काव्यांश क्या है, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी याती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाते, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक से दृश्य बन जाती। क्या बात है। खैर पैर की जूती जोरू, अरे भाई स्त्री को है, पत्नी को है, वो पैर की जूती के समान बताया गया है। न सही, अगर पैर की जूती टूट जाती है तो दूसरी जोड़ी आ जाती है। पर जवान लड़के की सुध यानी याद करना, लेकिन जवान लड़के को जब जवान लड़के की याद आती है तो सांप लौटते फटती जाती, सांप लौटते फटती छाती। सांप से लौटने लगते हैं, अत्यधिक कष्ट होता है जिसके कारण छाती भी फटने लग जाती है। पिछले इस प्रकार किसान पिछले सुख की स्मृति या पिछले सुख की बातें याद आती हैं तो उनकी है ना, उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। लेकिन वो आज का समय देखता है तो तुरंत शीघ्र सुनने, है ना, जब आज का समय देखता है तो शीघ्र ही, है ना, वह दुख में ख्यालों में खो जाता है। और वे दुख हैं वो तीखी नोक, है ना, तीखी नोक समझते हैं ना,
जो पैनी नोक होती है चुभने वाली, तो तीखी नोक के समान वे दुख बन जाते हैं। अब इसका भावार्थ अपन करते हैं। प्रसंग सुन लो एक बार। प्रस्तुत काव्यांश ये लो, इधर लगा देता हूँ, ये लो प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। ये अपना क्या हुआ, प्रसंग हो गया। अब व्याख्या करेंगे। खैर पैर की जूती जोरू, खैर पैर की जूती जोरू। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है। एक नहीं रहती है तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट आते हैं तथा छाती दुखों के कारण फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगा करके उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। यह इसका अर्थ हुआ। एक बार और बताइए, चलो सुन लो। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रही तो दूसरी विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं तथा छाती दुखों के कारण फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। ठीक है, यह इसकी व्याख्या हुई। अब बात करेंगे अपन विशेष की। ठीक है, विशेष लिखिए। विशेष किसका? 5वें काव्यांश का, है ना, जो ये मैंने 5 लगाया है। नंबर 1 लिखो, तीखी नोक सदृश में उपमालंकार। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार। ठीक है। नंबर 2 खड़ी बोली। खड़ी बोली है।
और नंबर 3, सांप लौटना, छाती फटना। सांप लौटना, छाती फटना, छाती फटना, पैर की जूती, पैर की जूती मुहावरे हैं, मुहावरे हैं। नंबर 4 यहाँ लिख देता हूँ, ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, क्योंकि ग्रामीण भाषा के शब्द आए हैं। ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, परिवेश का चित्रण है। और नंबर 5 यहाँ लिख लो, पत्नी के प्रति, पत्नी के प्रति, पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता, किसान की मानसिकता, मानसिकता घटिया है, घटिया है ना भाई, पैर की जोरू बता रहा है ना, तो घटिया है। पुत्र को अधिक महत्व है, पुत्र को अधिक महत्व है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ विद्यार्थियों, विशेष हो गया। अब अपन बात करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न उत्तर। कविता के साथ, कविता के साथ अंधकार की गुहासरी की उन आँखों से डरता है मन। ये क्या प्रश्न है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। ख प्रश्न, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। घ डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। और अड़, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। बहुत अच्छे प्रश्न दिए हैं। चलो इसका हल करते हैं, इसका हल करते हैं। अगले पेज पर चलते हैं एक बार। आइए अगले पेज पर देखो, यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर संदर्भ सहित आज से स्पष्ट कीजिए वगैरह बहुत सारे हैं। मैं मुख्य मुख्य प्रश्न करवा देता हूँ विद्यार्थियों। ये शब्द छवि आपको स्वयं को करनी होगी, ठीक है ना। ये आप स्वयं, है ना, गृह कार्य में करें, है ना। ये शब्दार्थ हैं आपको करने हैं। और आगे बात करते हैं। ये देखो, आज से स्पष्ट कीजिए, ये भावार्थ है वो आप स्वयं करेंगे। ये भावार्थ है वो स्वयं करेंगे। ये मैंने बता दिया है। व्याख्या से पंक्तियों का भावार्थ करें, ठीक है। है ना, ये चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा देखो, घर में विधवा रही पतहु, खैर पैर के जूती जोरू, एक न सही दूजिया। तीन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए कि आज का समाज
कैसा है विद्यार्थियों, आज का समाज अच्छा है ना, पहले वाली स्थिति आज नहीं है। तो आज का बढ़िया समाज बताया है कवि ने। तो आप इसके ऊपर है वो लेख लिखेंगे, स्वयं करें। समझा दिया है मैंने कि भाई आज का समाज कैसा है, कविता के आसपास वाले आपको करने हैं। अब जो पहले वाले जो प्रश्न रह गए है ना, वो मैं हल कर देता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, यहाँ हल करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या एक और एक का आप करेंगे क का उत्तर। प्रश्न संख्या 1 का क और क का उत्तर। प्रश्न आपने सुना ही था अभी कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, ठीक है। तो इसमें देखो पहला प्रश्न था अपना, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो क का उत्तर लिख रहा हूँ, हमें दुख पीड़ा और वेदना पहुँचाने वाली बातों से डर लगता है। इसके बाद में प्रश्न 1 का ख है, ख का उत्तर यहाँ कर रहा हूँ। ख अपना प्रश्न था कि उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो किसान की सूनी, अंधेरे की गुफा जैसी आँखों की ओर संकेत किया गया है। ग प्रश्न ग का उत्तर। प्रश्न ग देखो, प्रश्न ग था अपना, प्रश्न ग था कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। तो इसका उत्तर लिखो, कवि को उन आँखों में भरा हुआ दारुण दुख, गरीबी, अभाव और सूनापन देख कर वह लगता है।
अगले पेज पर चलेंगे। एक का घ है, प्रश्न 1 आप सभी का हार्दिक स्वागत है। का घ है। आज हम पढ़ेंगे लेसन सेकंड। प्रश्न संख्या 4 था, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। चर्चा कर ली थी, थोड़ा हमारा कवि के मन का भय, तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। कवि के मन का भय, मन का भय वास्तव में उसको किसान से होने वाली सहानुभूति है। किसान का वर्णन भी कवि इसी उद्देश्य से करता है। किसान का वर्णन भी कवि इसी उद्देश्य से करता है कि समाज किसान की पीड़ा को जाने और उसे समझकर किसान की दशा सुधारने के लिए किसान की दशा सुधारने के लिए कुछ कार्य करे। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 1 का लास्ट का अंतिम प्रश्न था अपना। क्या प्रश्न था, एक बार सुनाऊं मैं आपको कि यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। लिखो, डर ही पीड़ा का अनुभव है। डर ही पीड़ा का अनुभव है। यदि वह न होता तो उद्देश्य के अभाव में कवि कविता नहीं लिख पाता। ठीक है, ये अपना प्रश्न हुआ। और अब बात करते हैं अगले पेज। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। तो विद्यार्थियों आइए प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है वो आपका है ना, वहाँ लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट है वो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिख रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है, सुना दूं मैं आपको। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो इसका उत्तर लिखिए। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसान की
पीड़ा के लिए जमींदार महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। जमींदारों ने षड्यंत्र से उसे जमीन से बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे की पीट कर हत्या कर दी। जवान बेटे की पीट कर हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उसके घर बैल और गाय तक नीलाम करवा दिए। हाँ, इलाज के अभाव में पत्नी मर गई। ठीक है। और कोतवाल ने अपनी वासना पूर्ति के लिए शिकार बनाया। नेक्स्ट पेज पर आइए। शिकार बनाया और उसने आत्महत्या कर ली। है ना। ये इसके क्या हुए?
अत्याचार हुए भाई विद्यार्थियों। ठीक है, तो देखो समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखता रहा। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को देखकर मूक दर्शक बना रहा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 देखिए विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 3 था, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। इसमें किसान किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों भाई किसान के पहले कौन कौन से सुख थे उनका वर्णन करना है अपने को। तो देखो, जब किसान के पास प्राणों से लहलाते प्यारे खेत थे। प्राणों से लहलाते प्यारे खेत थे। प्यारे खेत थे कि नहीं? बैलों की जोड़ी, और क्या थे? बैलों की जोड़ी और गाय जवान बेटा और स्त्री पुत्र वधू। ठीक है, से भरा पूरा परिवार था। भरा पूरा सुखी परिवार था। ठीक है, तो और हरियाली का तिनका किसान की हंसी खुशी था। जवान बेटा उसकी आंखों का तारा था। जवान बेटा उसकी आंखों का तारा था। और देखिए, बैलों की जोड़ी थी। बैलों की जोड़ी थी। उजली गाय जो किसी को दुहने नहीं आने देती थी। आगे अगले पेज पर इसका उत्तर। ये सब किसान के सुख भरे दिन थे। ये सब किसान के सुख भरे दिन थे। इन बातों से उसका मन दुखी रहता था। उन बातों से उसका मन दुखी रहता था। आज
आज इनमें से कुछ भी उसके पास, इनमें से कुछ भी इनके पास नहीं है, केवल स्मृतियाँ शेष रह गई हैं, शेष रह गई हैं। ये था इसका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। अब संदर्भ सहित आज से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? संदर्भ सहित आज से स्पष्ट कीजिए। ये अपना प्रश्न संख्या 4 है। तो इसमें विद्यार्थियों देखो, उजरी उसके सिवाय किसे कब पास दुहाने आने देती। हर मैं एक का बता देता हूँ भाई। कै है, कै में ये लिखा हुआ है कि उजरी है ना, उजरी है ना, और आने देती, ये अपनी पंक्ति है, आने देती। अब इसका क्या करना है आपको? संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। कैसे करनी है? संदर्भ सहित व्याख्या। तो संदर्भ में लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तकारों भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। इन पंक्तियों में महाजनी अत्याचार से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। यह तो संदर्भ हो गया। आज से सुनिए इसका, भाई लिखूंगा नहीं, सुना देता हूँ आपको। कवि बताता है कि किसान का अपनी गाय के साथ विशेष लगाव था। गाय भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती थी। वह उसके बिना किसी और को दूध दूहने नहीं देती थी। नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया। अब ऐसे ही था दूसरा ख है ना, ख वाला मैं आपको सुना देता हूँ, आप भी करेंगे भी। घर में विधवा रही पतु, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो इसका संदर्भ में वही प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक है ना। संदर्भ में क्या करेंगे? प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। इन पंक्तियों में किसान के बेटे की हत्या का दोषी उसकी पुत्र वधू को बताया जाता है। यह नारी पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा है। अब इसका आज से सुन लीजिए। आज से किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्रवधू बच्ची थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाली कहा जाता था। समाज में विधवा के प्रति नकारात्मक रवैया था। प्राचीन समय में कसूर न होते हुए पुत्रवधू को पतिघातिन कहा जाता है। ठीक है। अब देखो गय के संदर्भ में अपनी लाइन आ रही थी क्या? पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती है। तो इसका संदर्भ सुनिए। गय का संदर्भ कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। इस गय का आज से सुन लीजिए। गय का आज से किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, उसकी आंखों में क्षण भर के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको ये सारा कंप्लीट क्या बता दिया है। ये गृह कार्य है ना, गृह कार्य संपूर्ण करें। आप गृह कार्य करेंगे तभी आपके समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है विद्यार्थियों। तो मैं बता रहा था आपको कि भाई सुमित्रानंदन पंत की जो कविता थी ना, वे आंखें
है ना, वो कविता कंप्लीट हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों। इसके मैंने है वो लगभग है ना 3 पार्ट बना करके कंप्लीट है, प्रश्न उत्तर सहित कर दिया है। अब आपसे विद्यार्थियों हम अलविदा होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप मस्त रहिए, आनंदित रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।